जय श्री राम। नमः सिद्धि। ओम नमः सिद्धि। ओम नमः सिद्धि। नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो वज्राय नमो सर्वसा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमांगनी मंगलम कुंद कुंदाय जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु। हम लोग जैन सिद्धांतों की चर्चा के माध्यम से सुखी कैसे हों इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जैन सिद्धांत और जैन आचरण, जिसको अपन ट्रेडिशन भी कह सकते हैं, उन दोनों में अंतर है। जैन दर्शन के सिद्धांत यूनिवर्सल साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। यूनिवर्सल साइंस क्या है, यदि इसे आपको जानना हो तो जैन दर्शन में 4 अभाव की चर्चा है। मैं कम समय होने से ज्यादा सैद्धांतिक भाषा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हम सब कुछ देर चर्चा करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ क्या है जिनके माध्यम से हम सुखी हो सकते हैं। सबसे पहले आप देखें लिबर्टी ऑफ मॉडिफिकेशन या लिबर्टी इन मॉडिफिकेशन। आप देखते होंगे चेंजेस, प्रति समय हम चेंजेस को फेस करते हैं। अब चेंजेस में ही गजब बात यह है कि लिबर्टी है, टोटली लिबर्टी है, 100% लिबर्टी। आपको मैं बहुत सरल भाषा में कहूँ, एक समय पहले हमने कोई विकल्प किया था, विचार किया था, अनवांटेड या वांटेड कोई सा भी हो, क्या आप उसे रिपीट कर सकते हैं? बिल्कुल शांति से सोचें, क्या आप उसको रिपीट कर सकते हैं? एक समय पहले हमने कुछ भी सोचा था, समझ लो 1 सेकंड पहले हमने कोई अब्यूज किया, नेक्स्ट टाइम में पिछले बीते हुए 15 वर्षों में, 20 वर्षों में जो आपकी लाइफ निकल चुकी है, उसमें कोई चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका नाम है लिबर्टी इन मॉडिफिकेशन। चलिए, कई बार हम पुरानी बातों पर गिल्टी कॉन्शियस करते हैं, अफसोस करते हैं, ऐसा भी लगता है कि अब हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, आइंदा ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा अभी गलतियां फिर रिपीट होती है, देखा फिर गलतियां रिपीट हो जाती है। इसका मतलब है, एक बात हुआ कि लिबर्टी इन मॉडिफिकेशन का मतलब ये निकला कि हम जो चेंजेस होते हैं उनका कंट्रोलर हम नहीं है। हम जान तो सकते हैं, हम समझ तो सकते हैं, डिसीजन मेकिंग तो हमारे हाथ में है, लेकिन चेंजेस इन मॉडिफिकेशन हमारे हाथ में नहीं है। बराबर समझ आ रहे सबका? कठिन तो नहीं लग रहा है? मैंने अब इससे हमें कहना क्या है, इतनी सी बात बता करके हमें इतनी बड़ी बात बताना है कि आज पूरा जगत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, गिल्टी कॉन्शियसनेस सुसाइड की ओर बढ़ रहा है, सुसाइड की ओर। हमसे कितनी बड़ी गलती हो जाए जिंदगी में, कितना भी गंदा विचार आ जाए, लेकिन हमको सुसाइड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्तमान की टेंशन भूतकाल को नहीं सुधार सकती। अगेन, वर्तमान की कोई भी टेंशन भूतकाल में चेंज करने में असमर्थ है। इसका मतलब है, बहुत सिंपल भाषा में कहूँ तो गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। आपने देखा 99% लोग कैसे दुखी हैं। याद है आपको गड़े मुर्दे? याद है आपको गड़े मुर्दे? याद है? यदि आप घर में कभी बैठ जाए अपने एल्डर्स के साथ, हाथ कांप रहे हो, तो केवल एक ही टॉक होती है, गड़े मुर्दे। हम उनके यहाँ बारात में गए थे और फिर शुरू देखा हुआ आपने,
और बेटा तुम्हारी चाची आई थी नहीं और तुम्हारी ताई जी सब मालूम है, सारी मलाई अपनी हस्बैंड को देती थी। मैंने आपने देखा होगा कि इस तरह के गड़े मुर्दे खोलते हैं और आपने देखा है उन 2-4 घंटों में आपके चेहरे बिगड़ते हैं, आपके परिणाम, आपका इंटेंशन पॉलिश्ड होता है। इस तरह से समझ लीजिए हमारे घरों में जेल खोला जाता है। यदि हम अच्छे सिद्धांतों की चर्चा करें तो बड़े बड़े सलाहकार जो मिलेंगे आपको, स्पेशलिस्ट आर्ट ऑफ लिविंग की, तो ये कहेंगे बच्चों के सामने कभी अपने घर की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे एकदम फ्रेश मूड लेकर आए हैं। जितने वो कंस्ट्रक्टिव हो सकते हैं 90% हमारे घर का माहौल, हमारे समाज का माहौल हमको डिस्ट्रक्टिव बना देता है। आपने देखा छोटे छोटे बच्चे ताई का कहना नहीं मानते, दादा दादी का कहना नहीं मानते, चिढ़ाकर भाग जाते हैं और मम्मी भी कहती वेरी गुड। आपने देखा होगा यदि बहू के साथ ननद मंदिर जाती है तो ननद माने जस्ट लाइक चौकीदार वॉचमैन, पूरी बातें मम्मी आके से पूछती क्यों किसने मंदिर में किस किस से बात की थी। अच्छा वो अलीगढ़ वाली बाई से बात की थी, जरूर इसने पॉइजन बोला होगा। मैंने आपने देखा होगा इस तरह की ट्रेनिंग्स। लेकिन हम फिर आपसे कह रहे हैं भूतकाल हमारा हो या किसी का भी हो, नोटिस करना, भूतकाल हमारा हो या किसी का हो वो अनचेंजेबल है। पास्ट को कोई भी व्यक्ति चेंज नहीं कर सकता, भगवान भी आकर के चेंज नहीं कर सकते। तो पंडित इसमें क्या कहना चाह रहे हो? कि मुझे ये कहना है कि कभी भी वर्तमान भूतकाल के चक्कर में मत बिगाड़ो। हो सकता है लास्ट सेमेस्टर में आपके नंबर कम आ गए हों, किसी टेस्ट में आप कमजोर हो गए हों, लेकिन जितना समय पुरानी बातें सोचने में लगाएंगे हमारी नई पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आपने देखा होगा आपके बहुत सारे पेपर्स होते हैं, कोई पेपर कभी कभी बिगड़ भी जाता है तो मूड ऑफ हो जाता है, हम हंसते नहीं है, हम बोलते नहीं है और ऐसा लगता है और जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो, कहीं पास में डैम मिल जाए, कहीं रेल की पटरी मिल जाए। आपने देखा एजुकेशन में 11, 12, 10th वाले बच्चे खासतौर से रैंक गिर जाए, रैंक गिर जाए इतने में ही सुसाइड करने को घूमने लगती है। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आप मेरे को प्रॉमिस करें, ये जिंदगी बहुत कंस्ट्रक्टिव है। जिंदगी केवल फर्स्ट रैंक के लिए नहीं है, जिंदगी केवल हाई फाई पैकेज के लिए नहीं है। वर्ल्ड में सबसे बड़ा दुख बताता हूँ, सबसे बड़ा दुख वर्ल्ड में हम लोग ईगो हर्ट समझते हैं सर, ये बड़ी खतरनाक बीमारी, वर्ल्ड वाइड है, बड़ी खतरनाक बीमारी है। एक आध एग्जाम्पल देके बताऊं तो जल्दी समझ आ जाएगा सभी लोगों को, क्योंकि सभी पैकेज वाले हैं आजकल। सभी को एक बड़ा पैकेज चाहिए, फर्स्ट रैंक चाहिए, सो बहुत कुछ चाहिए। तो हम थोड़ी सी बात करते हैं इसके ऊपर। सपोज एक क्वेश्चन पूछूंगा तो आप जवाब देना, आपको मैक्सिमम कितना पैकेज चाहिए एनीवेयर इन अमेरिका, हांगकांग, सिंगापुर, कहीं भी मैक्सिमम कितना पैकेज चाहिए बेटे? हैं? नहीं ऐसा है लिमिट है। आप 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 1 अरब, 1 खरब कहीं तो सेट करो दिमाग। नहीं वो अभी वो बात नहीं करो, आप धरातल पर आके बोलो, अभी वो बातें नहीं बोलो, धरातल पर आके बोलो कितना पैकेज चाहिए लगभग अबाउट समथिंग 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, कुछ तो बोला। 10 लाख बहुत कम बोला। चलिए आप 10 लाख मांग रहे हैं, मैं 1 करोड़ कर देता हूँ। ये बच्चे 1 करोड़ मांग रहे हैं, 1 करोड़। ध्यान से सुनना, आपको मैं प्रॉपर्टी और प्रॉस्पेरिटी का डिफरेंस बताना चाहता हूँ। भारत में प्रॉपर्टी कम हो सकती है लेकिन प्रॉस्पेरिटी बहुत है। कैसे है उसको तो इवेल्यूएट आप करना। मेरा तो एक बहुत जोरदार लेक्चर अभी मंगलाचरण में बच्चों के बीच में हुआ, वो मुझे खुद अच्छा लगा वो लेक्चर। कल कभी अपने लेक्चर अपने को पसंद आता है। तो वो प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी की बात है, सचमुच करने लायक है। मैं बहुत जल्दी उस पर विजन दूंगा आपको कभी। लेकिन अगर मान लो 1 करोड़ रुपए का पैकेज, बराबर। अभी समझ लो कि एक स्टूडेंट और है आपका, क्लासमेट है,
और हमेशा वो सेकंड रैंक आपसे लोअर रहा और आप हायर रहे हमेशा, और आप हमेशा उस पर ब्लेस करते थे, हमेशा उसको दया करते थे, नकल भी कराते थे, कॉपी कराना नहीं चाहिए लेकिन उसे कॉपी कराते थे, 2-5 नंबर के कुछ न कुछ ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव बता देते थे। और आपको लगता था हम तो ग्रेट हैं, यही नंबर 2 है, बस डब्बू है। तो आपने क्या किया, जब आपकी अमेरिका लेवल की एग्जाम हुई, कंपटीशन फेस आपने किया बड़ी जॉब के लिए, तो उसने भी किया, आप दोनों ने किया। संयोग से इस बार वो आपके पीछे था, तो आपने एक बार फिर उसको कॉपिंग कराई 5 नंबर की। परिणाम ये निकला कि जब रिजल्ट सामने आया तो इस बार पहली बार वो आपसे 2 नंबर ज्यादा लेकर आया, पहली बार। और इसका रिजल्ट ये निकला कि जब स्क्रूटनी हुई और अपॉइंटमेंट मिलने वाले थे तब उसमें एक गड़बड़ हो गई कि जहां आपका नंबर आया था वहां 1 करोड़ का पैकेज, और जहां 2 नंबर उसके ज्यादा होने के कारण उसको मिला 1.5 करोड़ का पैकेज। समझ गया मैं? 1 करोड़ 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ का तो ज्यादा नहीं था, 1.25 करोड़ भी बहुत होता है। तो 1.25 करोड़, और गलत बात है वो आपके ऑफिस में आपका बॉस बन गया। अब प्रॉब्लम इसकी नहीं हो 10 लाख या 1 करोड़, अरे प्रॉब्लम 1.25 करोड़ की भी नहीं। अब आप देखना, आप सारी जिंदगी आपके दिमाग में जब भी वो बोलेगा कमान मैं कमिंग सर, ओके शेख, आप समझ सकते हो पैसे की प्रॉब्लम है या प्रॉस्पेरिटी की प्रॉब्लम है। कितनी तकलीफ हो रही है, हर में कितनी तकलीफ हो रही है। कल्पना करो 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, तब भी वो प्रॉब्लम है अभी भी। वो भी प्रमोशन पा रहे हैं, आप भी प्रमोशन पा रहे हैं, लेकिन सारी जिंदगी एक ठंडी सांस। और जब वो बच्चा, आप समझ लो आपके बच्चे हो जाएंगे, वो बोले आई प्राउड माई पप्पा, तो आप बोले बेटा काहे का प्राउड। यदि जिंदगी में एक गलती नहीं की होती तो आज बेटा जी अंकल है ना, अंकल। क्या जगह पत्नी को आपका पार्ट पर प्राउड है, पति को आप पर प्राउड हो सकता है, लेकिन आप अपने आप में डिप्रेशन के शिकार हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं, और आप इससे प्राप्त बचने के लिए जिंदगी के किसी भी मोड़ पर कुछ भी कर सकते हैं, उसे नीचे दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, और इससे भरा हुआ है आज के अखबार। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, पैसा तो 1 करोड़ भी आ गया, खाने पीने की कमी नहीं, कपड़े की कमी नहीं, ऑर्नामेंट की कमी नहीं है, हमारे पास रहने के लिए फ्लैट की कमी नहीं है, कार की कमी नहीं है, लेकिन आज इसी बात से पीड़ित है सारा विश्व। एग्जाम्पल बड़ा सरल था, सिंपल था, लेकिन आप वर्ल्ड वाइड जाके देखो, कोई 4 व्यक्तियों के बीच में खड़े हो जाओ, वो ईगो की बातें करेंगे, वो अपने आप को समझता क्या है, मैं निपटा दूंगा। मैंने एक दूसरे को नीचे दिखाने का ईगो, पर एक मामले में नहीं है, किसी भी मामले में हो सकता है। यदि मेरे से आप कहो तो जिंदगी में सुखी होने का पहला मंत्र है नेवर कंपेरिजन। फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग, नेवर कंपेरिजन। किसी के साथ कंपेरिजन नहीं करो। एक बात पूछूं आपको, आप अपने नाक का कंपेरिजन किसी से करते हो? आप अपने वोटों का कंपेरिजन करते हो? आप अपने मम्मी पापा का कंपेरिजन करते हो? बहुत सारी चीजें जिन पर हम कंपेरिजन नहीं करते। आप भोजन करते हैं ना मैस में, तो आप किसी से कंपेरिजन करके रोटी खाते हैं। अच्छा तेरे 10 खाई, ले मैं 12। चलो इसमें भी आप कंपेरिजन कर सकते हो, लेकिन समझ लो आपका सिर दर्द हो, सामने वाला का सिर दर्द हो, उसने 2 गोलियां खाई तो आप कितनी खाई बताओ? किसी को यदि समझ लीजिए किसी को कैंसर हो जाए तो आप क्या 100 कैंसर करोगे? कभी नहीं करा। मुझे मालूम है, घर में एक ही फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली। हमारा बच्चा 80% से पास हुआ, जिठानी का बच्चा 82 से। अभी उसकी आंखों में जिठानी का बच्चा हमेशा चुभता है, अच्छा ये दूध में मलाई खाता जभी तो 82। अच्छा इसकी मम्मी चावल में घी देती है, ओहो अब समझ में आया 82। और ताई ने जरा देखा
आपके बच्चे से कहा बेटा जरा सब्जी लाना, जरा पोता मार देना, घर में सफाई कर देना बेटा, हे 80 नंबर। मेरा बच्चा झाड़ू में लगाएगा नहीं तो 80 हो जाएगा। आपको समझ में आई बात? ये सब प्रॉब्लम का क्या है? ईगो। हमने अपने बच्चों में भी जहर भर दिया। हमारी फिजिकली बॉडी हमारे लिए बिल्कुल ठीक है, हमारे विचार हमारे लिए बिल्कुल ठीक है, हमारा खान पान रहन सहन हमारा कल्चर हमारे लिए एकदम बराबर है। लेकिन आज हम सही बताएं, हम अपने भारत से, अपने कल्चर से, अपने आप से बहुत दूर चले जा रहे हैं। आप चाहो तो इसे सीरियल में देख सकते हो, आप चाहो तो इन्हें पिक्चरों में देख सकते हो, आप चाहो तो न्यूज़पेपर्स के उनमें देख सकते हो। आदमी पैसा बहुत कमा रहा है लेकिन सुख शांति से बहुत दूर है। और इसे समझाने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा सिद्धांत है, जिसको यदि अंग्रेज अपने जैन धर्म की भाषा में कहेंगे तो अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव बिल्कुल ही अभाव है। जापान में 14,000 एम्प्लॉय जिसके यहाँ काम करते हैं। 8 साल पहले जब इकोनॉमिक फॉल आई थी, वहां पर आर्थिक मंदी का दौर चला था, उस समय उस जापान के बहुत बड़े उद्योगपति ने रेल के आगे कट करके जान दे दी थी। आश्चर्य क्यों? यदि हम करोड़पति से लखपति रह जाए तो मानने के लिए क्या करोड़पति से लखपति हो जाना अपराध है? क्या हम गरीबी में मुस्कुरा नहीं सकते? क्या हम फटे कपड़े पहन करके अपनी इज्जत से नहीं जी सकते? तो हमारी आज सोच ऐसी हो गई है, यदि वो सेंटरों में घूमता है तो हम लोग सेंटरों से अच्छी और कौन सी? BMW, हमें BMW चाहिए। मतलब गजब बात है, BMW में वे बैठे हैं जो कैंसर के शिकार है, BMW में वे बैठे हैं जो एसिडिटी के शिकार है, BMW में वे बैठे हैं जिनसे रोटी नहीं पच रही है, BMW में वे बैठे हैं जिनको एसिड क्या कहलाता है, शुगर, डायबिटिक। देख लेना 99% की गारंटी तो मैं दे देता हूँ, एक सचिन को छोड़ के। बाकी की गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ। मतलब हमारा लेबोरियस कल्चर कहाँ चला जाएगा? हमारा ऑनेस्टी वाला कल्चर कहाँ चला जाएगा? एक जो हम सबके लिए 1 for all, all for one, ये फार्मूले कहाँ चले जाएंगे? लेकिन हम उस धन के पीछे दौड़ते हैं, उस धन के पीछे। जब मैं कॉलेज में था, मेरी फेयरवेल हुई, जब मैंने रिजाइन किया, तो मैंने एक बात बोली थी हम लोगों को कि हमारे सारे प्रोफेसर स्टाफ अपने टैलेंट को भुनाना चाहते थे, कैश करना चाहेंगे। सुबह 5 बजे से क्लासेस शुरू, कोचिंग, और रात को 12 बजे तक कोचिंग, करोड़ों रुपए और पेट। 90% हमारे जितने प्रोफेसर थे सारे डायबिटिक, बीमार, कॉन्स्टिपेशन, बच्चों को देखने की फुर्सत नहीं, वे आउट ऑफ लाइन जा रही हैं। हर एक कमरे में इंटरनेट और टेलीविजन, लेट नाइट देख रहे हो तो देखो, कुछ मतलब नहीं। उन्हें बाप को फुर्सत नहीं, मम्मी को फुर्सत नहीं, बच्चे जेल में बैठी हैं। सच्ची बात सुना रहा हूँ आपको। तो मैंने उनसे एक बात कही थी, आप लोग इतना पैसा क्यों कमाते हो? जब आपको गवर्नमेंट जॉब में इतना अच्छा सैलरी मिलती है तो आप कोचिंग क्यों करते हैं, ट्यूशन क्यों करती हो आप? तो उन्होंने एक बात कही थी, चैन के लिए। तो मैंने उनसे एक बात कही थी, आप 60 साल तक धन के लिए चैन खो रहे हैं, ना कि चैन के लिए धन कमा रहे हैं। पॉइंट याद है ना? चैन के लिए धन कमाना है या धन के लिए चैन खोना है? बस इस बात को याद रखना। हम अभी भी मैं कह रहा हूँ, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। उल्टी बात लग रही ना? सही बात है। देखो, समझो बिल्कुल सही है, आपकी फीलिंग है। मेरा बस चले तो मैं आपके साथ काफी समय तक शेयर करूं, आप समझने जरा। फिर आप जरा सोच के देखो, मरते समय प्रॉपर्टी करोड़ों अरबों रुपए का बैंक बैलेंस है। आपको बता दो प्रॉपर्टी किस रूप में रहती है, आपको पता है? बोल दूं 1 मिनट फटाफट, फास्ट सर्विस हो गया। आप किसी पैसे वाले के पास चले जाओ, किसी XYZ, लक्ष्मी मित्तल से शुरू करो, अंबानी तक चलो, किसी के पास चले जाओ, मैं बता देता हूँ। आप जा करके देखना, रोटियां वही खाई जाती हैं, सब्जियां वही खाई जाती हैं, बाकी तो सब सेम होता है। लेकिन जो अंतर पड़ता है वो केवल इतना अंतर पड़ता है
कि उनके पास बहुत सारे शेयर के पेपर्स होते हैं, उनके पास बहुत सारी बैंकों की पासबुक होती है, एफडी के कागज होते हैं, बहुत सारी बिल्डिंगों के कागज होते हैं, मैंने रजिस्ट्री पेपर होते हैं, उनके पास फैक्ट्री के बहुत सारे पेपर्स होते हैं, बहुत सारी गाड़ियों के पेपर्स होते हैं। यदि आप उनके पास जाकर देखेंगे ना, तो जो उनका कॉन्फिडेंशियल रूम है जहां पर केवल पेपर्स हैं, और वो देख देख के ऐसे देखता है। गोल्ड भी घर में नहीं होता, हीरे जवाहरात घर में नहीं होते। आपने देखा वो अरबोपति पार्टी की मैसेज भी हीरे पहन करके नहीं घूम सकती, वो लोकर में रखे रहते हैं, और लोकर की चाबी दूसरे लोकर में होती है। बड़ी प्रॉब्लम है। मरते समय से केवल प्रॉपर्टी के कागज ही, केवल बाद में कहते बेटा भी कहता अच्छा पापा मैं भी अपने बच्चों को इसी तरह देता हूं। आपको मालूम है, आप जितना एंजॉय करते हैं ना, इसको कहते हैं गुड लक, और जितनी टेंशन भुगतते हैं इसको कहते हैं बैड लक। आप एक काम करो, आप जाएंगे सर्विस में जरूर जाना, मेरी तरफ से सब लोग जाना, लेकिन 5 साल जिन्होंने जॉब कर लिया उनकी प्रॉब्लम सुन लेना पहले। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका हंसता खेलता जीवन, पूरा मनुष्य जन्म हमको एंजॉय करने के लिए मिला है, लेकिन गलत तरीके से एंजॉय नहीं, टेंशन करके नहीं। मुझे इतना दुख लगता है जब टेंशन करता हुआ आदमी को देखता हूँ। और दुख की बात तो है कि 12-15 साल के बच्चे को भी टेंशन, और इससे छोटी मैं पिक्चर लेता हूँ, मैं अक्सर देखता हूँ 3-4 साल के बच्चे को भी अंडर टेंशन। उसकी मम्मी को इस बात की टेंशन है कि तू अपनी स्कूल में फर्स्ट रैंक ला। अब मम्मी बहुत हाइपर टेंशन वाली होती है। मम्मी जो पढ़ाती, ले ये लिखना नहीं आता, एक ऐसा 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 कितनी बार का ऐसा, देख लेना, आप जाके देख लेना। मेरे बच्चे इतने पिटते हैं, बच्चे को बिल्कुल नहीं मालूम कि फर्स्ट रैंक का क्या मतलब होता है। उसे तो मार्कशीट से कोई लेना देना नहीं होता, उसको टीचर मार्कशीट पकड़ा देते तो खल्ला के दिया, उसके दिमाग में कोई जेलसी नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है कि अब दुर्भाग्य से पढ़े लेकिन मम्मी पापा जेलेसी करना सिखाती है दूसरों बच्चों से, जेलेसी। लेकिन जेलेसी आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है, सुखी होने का रास्ता नहीं है। हम तो बहुत सिंपल पिक्चर खड़ी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी है लेकिन प्रॉपर्टी के कागज आप भोगते हो, उस प्रॉपर्टी को देखें थोड़ा और चल के। जिस कंपनी के शेयर आपने लिए वहां प्रोडक्शन हो रहा है, वो देशवासी भोग रहे हैं उस प्रोडक्शन को। जो प्रॉफिट आपको मिल जाता है डिविडेंड के नाम पर, उसे आप फिर इन्वेस्ट कर लेते हो, बैंक में चला जाता है। बैंक में जाने के बाद वो फिर आउटपुट में चला जाता है, कंस्ट्रक्टिव हो जाता है। लेकिन आपके पास केवल कागज बढ़ते जाते हैं। आपके पास 100 बिल्डिंग है, लेकिन 99 बिल्डिंग आपने किराए पर दे दी, तो देशवासी भोग रहे हैं 99 बिल्डिंग। मरते दम तक आप 99 बिल्डिंग में खुद नहीं जाएंगे, केवल गर्व करेंगे। वो बिल्डिंग दिख रही ना, एक काम नहीं कर सकते अपन लोग, अपन भी रात में अपनी छत पर खड़े होकर बोलो, रात को 2 बजे मैंने 50,000 करोड़ अरब डॉलर में अमेरिका खरीदा है। कागज तो चाहिए नहीं, कागज होना चाहिए क्या बोलो तो क्या रखा है, और बाद में बोल तो मैंने इसे सेल कर दिया 10 अरब डॉलर के प्रॉफिट हुआ। लेकिन चैन की रोटी तो खा, समझ गए हम लोग। एक जेलेसी, एक कंपनी, मैंने आपने बता दिया आपको सारी बात। बिल्कुल मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सच कहता हूँ, आप अभी बच्चे हो इसलिए इतनी आराम से हंस रहे हो। यदि आपके लिए 50-60 साल वाले होते तो हंस नहीं पाते। अभी हंस नहीं सकते। आपने पढ़ा होगा न्यूज पेपर में, आप 27 कब हंसे थे लास्ट टाइम, पूछा जाता है। आगे चलो, देश की संपत्ति देशवासी भोग रहे, आपके पास केवल कागज, एफडी के कागज आदि आदि बताइए। ऐसा नहीं हो सकता है हम आने वाली अपनी जनरेशन को प्रसन्न रहने का मंत्र दे देंगे।
हो सकता है आपको लगे भारत इसीलिए तो बदनाम है, लेकिन मैं कहता हूँ, सच्ची बताऊं, भारत वो देश है जिसके पास रहने के लिए जमीन भी है और आसमान भी है। समझ आया और नहीं आया समझ? बॉम्बे में 1-1 करोड़ रुपए में न जमीन है न आकाश की छत है, बीच में एक कबूतर खाना है, 2.5 कमरे का कबूतर खाना है। एक कमरे में से आधे में लेटरिन बाथरूम, आधे में किचन, 1-2 और कमरे होते हैं थोड़े थोड़े। मुझे तो बड़ा तरस आता है, हम गांव में रहकर भी जो प्रश्न रह सकते हैं, कितना बढ़िया। आपने देखा किसी भिखारी को कैंसर हुआ अभी तक? किसी पोर्टर को डायबिटीज हुई है? किसी को हुई है? किसी फार्मर के पास जाके देखो, हमारे फार्मर बेचारे भूखे रहने से बीमार होते हैं, और हमारे देशवासी करोड़पति, अरबपति, खरबपति ज्यादा खाने में बीमार होते हैं। बढ़िया। खैर, ये बातें बहुत बढ़ती जाएंगी, अपन वापस पॉइंट पर आ रहे हैं। आखिरकार पूरा विश्व, आपको पता है जापान और इंग्लैंड का फ्रस्ट्रेशन रेट सबसे ज्यादा है, भारत में नहीं है फ्रस्ट्रेशन रेट इतना। डिप्रेशन रेट, सुसाइड केस सबसे ज्यादा कहाँ हो रहे हैं? आप पढ़ के देखो, इंटरनेट में जाके देख लेना आप। एक उसी मटेरियलिज्म का प्रकोप है जिसमें आदमी बहुत सारी प्रॉपर्टी ढेर लगा लेता है, लेकिन आपको मैंने दोपहर में कहा ना, एक विश्वसनीय पत्नी नहीं मिलती, एक विश्वसनीय पति नहीं मिलता। लोग अपने एटीएम के कोड नंबर तक पति पत्नी में शेयर नहीं करते। ये कौन सा कल्चर है? 60, 70, 80 साल में जब आदमी अकेला रह जाता है, सर्वेंट घर में बहुत होते हैं, पॉइंट्स बहुत होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन सुख को शेयर करने वाला कोई नहीं होता। ऐसा क्यों हो रहा है? आज हमें बड़े दुख की बात है, आज हमारे भारत में भी इस बात पर बात चल रही है कि आजकल के बेटे और बहू अपने माँ बाप की पालन सेवा नहीं कर सकते, तो क्या बनाना चाहिए? वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम। विदेशों में मम्मी पापा सब सर्विस करने जाते हैं तो चाइल्ड होम, मेरे दिल में बच्चे चाइल्ड होम में जाएंगे, रात में तो वैसे ही सो जाते बेचारे। मैंने क्या करके हो गया, मैंने हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन से भी दूर और लास्ट जनरेशन से भी दूर। ये दुखद पिक्चर उधर की है, हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। हम खुशहाल, स्वस्थ, प्रसन्न, एक दूसरे के लिए ध्यान देने वाले ऐसे होने चाहिए। लेकिन ये पिक्चर मैंने क्यों बताई आपको कि अत्यंता भाव, इसको बोलते हैं अत्यंता भाव। आगे प्रॉपर्टी में से सुख क्यों नहीं मिला? प्रश्न ये है कि इतनी प्रॉपर्टी मटेरियलिज्म इकट्ठी कर लेने के बाद भी वे सुख शांति से क्यों नहीं जी पा रहे? ये मैं पिक्चर का विषय आपको छोड़ देता हूँ, आप खुद विजन सेट करें अपनी लाइफ का। आपको आने वाले 60, 70, 80 साल जितनी भी आपकी लाइफ है, आप उसे कैसे जीना चाहते हैं? वेस्टर्न पैटर्न पर या हमारे कल्चरल पैटर्न पर, ये आपको सेट करना है। मैं तो बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूँ, अत्यंता भाव माने इनमें सुख नहीं है। जैसे पानी में से घी नहीं निकल सकता, ऐसे मटेरियलिज्म में से सुख नहीं आ सकता। इस पर आपको डिस्कशन आपस में करो, मेरे से करने का तो अभी आपको टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको चाहे जितने एग्जाम्पल, पूरी रिपोर्ट्स आपको बता सकता हूँ। आप वापस चलते हैं, सिंपल करें तो थोड़ा, मैंने आपको पहले कहा साइंटिफिक चर्चा कर रहे हैं अपन। अत्यंत भाव का मतलब समझिए, उंगली हिला सकते हो, बहुत सरल बात है, उंगली हिला सकते हैं आपने? कोई सुनते से अजीब प्रश्न लग रहा हो, कैसी बातें कर रहे हो? उंगली हिला सकते? उंगली हिलाने में क्या दम है? अच्छा एक काम करो, हाँ ये कह रहे उंगली नहीं, हाथ हिला सकते लेकिन एक काम करो, बहुत डीपली सोचना थोड़ा। आप माइक्रो और क्या कहलाता है हमारे मल्टी कैमरा, क्या होता है, डिजिटल कैमरे के सामने आप 2 बार सेम उंगली का मूवमेंट कर दो, सेम टाइमिंग, सेम मूवमेंट, आपको 10 करोड़ रुपए का नगद देना। जिस दिन आप सक्सेस हो जाओ उसी दिन मेरे पास आ जाना। मैं आपको रियल कहता हूँ, आप कर, ये अपना हंसी मजाक लगती है, हम उंगली हिला सकते हैं। आप 2 बार एक जैसे प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, एक जैसा उच्चारण कर सकते हो। करो बेटे जरा, कोई सा भी एक शब्द, एक अक्षर, कुछ एक जैसा उच्चारण करके बताओ। बोलो कौन सा वर्ड बोलो, कोई सा बोलो, ABCD। एक ही व्यक्ति 2 बार उच्चारण करो सेम, तो 10 करोड़ नगद। हाँ बोलो बोलो।
हाँ, ट्राई करो अच्छे से। हाँ, आपको लग रहा है सही बोला? मेरे को ये बताना है कि अत्यंत भाव, आत्मा जान तो सकता है लेकिन शरीर के उच्चारण को नहीं कर सकता। होता तो है उच्चारण, लेकिन शरीर इसका मात्र ज्ञाता है। आप उंगली हिला सकते हो, आप नहीं हिला सकते, आप जान सकते हो। अरे वहां चलो जाने दो, आप विचार तो करते कि नहीं करते? अपन लोग कंसेप्शन है कि नहीं आपके पास? कंसीडरेशन कुछ चलता है कि नहीं? आप विचार करते हैं कि नहीं करते? कितना सिंपल लगता है, हम विचार करते हैं। हम विचार करके यहाँ बैठे हुए विचार करके सुन रहे हैं, ये हमको लगता है, लेकिन यहाँ पर कहना अत्यंत अभाव, शरीर और आत्मा के बीच में अत्यंत अभाव है। साइंटिफिक बात है। हम चाह करके विचारों को, हाँ पूछ लो कैसे करते, कोई हाथ खड़ा करो जिनको अनवांटेड थॉट नहीं आते हो, जो अपने विचारों में चेंजेस पसंद नहीं करता हो, क्योंकि अच्छे आते हैं। है कोई एक आध हाथ? इसका मतलब है कि हम चाहते हैं कि अनवांटेड नहीं आए, लेकिन वो आते हैं। हम ट्राई भी करते हैं कि नहीं आए तो भी आते हैं। देखा होगा आपने? इसका मतलब है कि कोई एक चीज है जिसको मैंने शुरू में कहा था, लिबर्टी इन मॉडिफिकेशन। ये है लिबर्टी। आप चाह करके विचार नहीं कर सकते। अनवांटेड एंड वांटेड आते तो हैं, कई बार वांटेड नहीं चाहने पर भी आ जाते हैं, और कई बार नहीं चाहने पर भी अनवांटेड आ जाते हैं। इसका मतलब यह है अत्यंत अभाव। ये विचारधारा आती है तो फिर हम इससे हमें लाभ क्या होगा? इस एक वाक्य को पढ़ने से फायदा क्या होगा? कि कभी डिप्रेस मत हो, चाहे जैसे विचार भी आ जाए तो भी परेशान मत हो, क्योंकि हम बुरे नहीं हैं, विचार बुरे हैं। क्या बोला हमने? विचार बुरे हैं, हम बुरे नहीं हैं। ऐसे सामने वाले के भी कभी विचार बुरे मालूम पड़ जाए तो आप उससे नफरत नहीं करिए, घृणा नहीं करिए। हम लोगों में बहुत सारी घृणा केवल इस वजह से फैलती है कि हम उसकी गंदी बातों को जान जाते हैं तो हम नफरत करने लग जाते हैं। गंदे विचार, कोई भी चेष्टा, इससे हमें नफरत नहीं करना चाहिए। इससे हमारा विश्व प्रेम, विश्व बंधुत्व फैल जाता है बड़े आराम के साथ। आज बड़े दुख की बात है, यदि आपको अपने ही वालों के बारे में यदि विचार मालूम पड़ जाए तो या तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स करते हैं या उसे बुरा समझते हैं, या अपने को बुरा समझने लगते हैं। तो एक बात ये आपको बताइए, समझ में आई आपको? कठिन तो नहीं लग रही है? बोर नहीं हो रहे हैं आप लोग? नहीं तो अंधेरे मुझे मालूम भी नहीं पड़ेगा। समझ आया? तो इतनी बात अपन ने की। तो एक तो अन्य ने क्या नाम हुआ, प्राग भाव प्रध्वंस भाव की पूरी बात करनी बाकी है। अभी तक क्या बताया था प्राग भाव में? वर्तमान विचार, वर्तमान की टेंशन भूतकाल में सुधार कर सकते नहीं। एक बात और समझिए, वर्तमान की प्लानिंग भविष्य में सुधार नहीं कर सकती। ये थोड़ा कठिन है, क्योंकि हम फिर भविष्य के प्लान तो बनाते हैं और करते क्या है? क्यों बिना प्लान के भविष्य में सफलता आ सकती है? मैं थोड़ा सिंपल एग्जांपल दूं तो जल्दी समझ आ जाएगा आपको। सुनना सभी लोग। 10 दिन से भूख लग रही है, 10 दिन से भोजन नहीं किया, भूख लग रही है, और सामने भोजन रखा है, तो क्या करना चाहिए? सोचते रहो, उत्तर तो आपके पास आ गया, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, वो सुन लो। पहले अपने सोचना चाहिए, भोजन सामने रखा है, भूख भोजन के लग रही है, लेकिन अपन ये सोचेंगे हाय बैड लक, 10 दिन तक इतना अच्छा भोजन नहीं मिला। उनके घर गए तो उन्हें भी नहीं खिलाया, उन्हें भी उधार नहीं दिया, और उस दिन उनसे कितने हाथ जोड़े थे, उन्हें भी नहीं दिया। या तो अपन 10 दिन की कंप्लेंट को रोकते हुए वर्तमान खो दें, नंबर 1, या फिर अपन प्लान बनाए, आज तो मिल गया, पता नहीं भविष्य में मिलेगा कि नहीं। आप कौन सा काम पसंद करेंगे? वर्तमान में खाना पसंद करेंगे या भूत भविष्य की चिंता करना पसंद करेंगे? बस यही मुझे कहना था। सबसे सफल व्यक्ति वे होते हैं जिनका वर्तमान अच्छा होता है, उनका भविष्य अच्छा होता है। फिर से बोलो, जिनका वर्तमान अच्छा होता है उनका। लेकिन हालांकि अब मैं आपसे ऐसी आशा नहीं करता हूँ आप ऐसे होंगे, लेकिन 5वीं 8वीं तक शायद ऐसे होंगे। आप रोज बस्ता उठाते हैं, बस कल से पढ़ाई शुरू करना है। टाइम टेबल सेट कर लेते हैं, इंग्लिश पढ़ेंगे इतने दिन, 1 घंटा मैथ करेंगे, 2 घंटा फिजिक्स पढ़ेंगे, और बस आज नहीं बस कल से। और फिर ऐसा लगता है अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अपन एक काम करते हैं, हाथ दिखा लेते हैं,
और कोई अच्छे चौगड़िया में, कोई अच्छे मुहूर्त में शुरू करेंगे। आज अष्टमी है, ओह गुड गुड, आज रामनवमी, अच्छा थैंक्स गॉड। फिर प्लान बनाते नए सिरे से और फिर उसको रख देते हैं। अब आज तो टाइम ज्यादा हो गया, 10 बज गए। बड़े लोगों ने कहा है अर्ली टू बेड, हमारे कल जल्दी उठ पड़ेगी। हमने देखा है ऐसा एक ही मामले में नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे मामले में होता है। यदि ऐसा होता है तो आप टैलेंटेड नहीं है। सबसे बड़े बेवकूफ है जो एक समय पहले की कमियों को रोते हैं, उसमें वर्तमान खो देते हैं। और दूसरे बेवकूफ वे हैं जो भविष्य के प्लान बनाते हैं। एक बात फिर पच रही, थोड़ी बात नहीं पच रही कि और एग्जाम्पल देना पड़ेगा। समझ लो अपने घर में आग लग जाए तो 2 बातें हो सकती है। पहले तो मीटिंग बिठाओ किसकी गलती से चला, और फिर ये अग्नि फायर की वो क्या कहलाती है, शॉर्ट सर्किट की थी कि कागज से जला, कि बीड़ी से जला, कि गैस सिलेंडर से जली, कहाँ से हुई और किसकी मिस्टेक। एक तो ऐसा हो सकता है। और दूसरा ऐसा हो सकता है कि आगे भविष्य में क्या सावधानी रखना चाहिए। देखो अगली बार ऐसी गलती नहीं करना, गैस सिलेंडर बंद करके रखना और तुम लाइट सर्किट एमसी ऑफ करके चलना, और तुम ऐसे करना। क्या करना चाहिए बोला? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहा से यही फार्मूला आपकी आर्ट ऑफ लिविंग में जाए। बहुत सारे लोग, एक नाम सुना हो आपने, मुंगेरी लाल की हसीन सपने, या वो शेख चिल्ली ज्यादा फेमस है। 20 साल पहले मुंगेरी लाल के सपने, 20 नहीं 30 साल पहले मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जाते थे सीरियल में। तब तो शायद आप लोगों को जन्म भी नहीं हुआ हो ना ऐसे। तो 30 साल पहले मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो वो जो बहुत सारी ऐसी बातें बताई जाती है, वो ख्वाब देखा करता था। तो ऐसा अपने को नहीं करना। मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, मैं 99% स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। मुझे पूरे देश की यूनिवर्सिटी में जाने का सौभाग्य मिलता है, बच्चों से जुड़ने का सौभाग्य मिलता है। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है दक्षिण में, मैं वहां गया तो सारे स्टूडेंट डुबली चिंता में, क्यों, पापा का कितना पैसा लग गया है, मैं इतनी पढ़ाई कर रहा हूँ, ढंग का मेरे को पैकेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे मम्मी पापा के विजन पूरे होंगे कि नहीं होंगे, और टेंशन। और जरा क्लास में पोजीशन नीचे ऊपर हो जाए तो इतने में तो हार्ड मीटिंग। मैं पूछूं आप लोगों से, आप अपने वर्तमान परफेक्शन परफॉर्मेंस पर विश्वास करके, अपने टैलेंट पर भरोसा करते हुए जो जॉब मिलेगा उसमें आनंद लूटेंगे, या उससे अच्छे जॉब के चक्कर में दुखी होते रहेंगे? पक्का नहीं? फिर से प्रश्न पूछो कि उत्तर फिर से मांगो। फिर से बोलता हूँ, फिर से आर्ट ऑफ लिविंग है, जो हमें मिले हम उसमें संतोष करें और वेल परफॉर्मेंस करके उसी में प्रोग्रेस कर सकते हैं, और तो फिर और अच्छी जॉब में भी जा सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि हमें जो मिला उससे हम सेटिस्फाई ना हो। मेरे से पूछेगा तो 99% लोग ऐसे हैं जो कभी सेटिस्फाई नहीं होते। आप चाहे तो जाकर देख लेना, 99% कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते। अरे 99% पेरेंट्स अपने बच्चों से सेटिस्फाई नहीं होते। यदि मार्केट में मिलते होते ना तो ऐसे बच्चे लेके नहीं आते जैसे आप आ गए। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो एक अलग बात है। और ये बात हमें तब मालूम पड़ती है जब आप अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढने जाती है, क्योंकि वहां आपकी चलती है थोड़ी बार, तो आप ढूंढते हैं। लेकिन मैं अब ज्यादा इस पर नहीं कहूंगा, आप इतने नहीं समझ लो, आपको आनंद लेना है या दुखी होना है। आनंद लेना है तो आप अपने बेटर गुड लक, बेटर विजन, जो भी मिलता है आप उसमें सेटिस्फाई हो। मैंने अभियान कहा 1 करोड़ 1.25 करोड़ में भी आप सब प्रसन्न नहीं रहेंगे। आपको पता है 1 करोड़ वाला 1.5 करोड़ के पैकेज के लिए घूम रहा है, 1.5 करोड़ वाला 2 करोड़ के पैकेज वाले के लिए घूम रहा है। हर छोटी मछली बड़ी मछली को देख करके जेलसी कर रही है। अब अपने को मछली बनना है या आनंद करना है, ये अपने को नक्की करना है। ठीक है, फिर से 2 बातें करते हैं, जल्दी जल्दी कुछ बातें याद दिलाता हूँ आपको। प्राग भाव और प्रज्वल भाव का मतलब है वर्तमान में प्रसन्न रहना,
भूतकाल की टेंशन नहीं करना, नंबर 1। और नंबर 2, भविष्यकाल की टेंशन नहीं करना। भविष्यकाल की टेंशन नहीं करना, ये बिल्कुल बेसिक रूल से अपने आगे। गड़े मोर्दे नहीं उखाड़ना, नंबर 1। एक बात और सुनिए आपने, भूतकाल में कितने भी असफल हुए हों, बीती ताई विसार दे। आगे की सुन ले, बीती ताई, बीती बातें करने में पर का मतलब ध्यान रखना, बीती बातें करना और सोचना दोनों की लेवल पर है। यहाँ सांप निकल गया और लकीर पीटने से क्या फायदा हुआ, समझ गया? हो सके तो मेहनत तो लगेगी आपको। भूतकाल की टेंशन में टाइम नहीं खोना, नंबर 1। और फ्यूचर की प्लानिंग बनाने में ज्यादा टाइम नहीं खराब करना, बराबर? 2 बातें हुई। अभी इतनी बातें करने के बाद एक बात महत्वपूर्ण है जिसे मैं आपसे जरूर चाहूंगा। दोपहर में तो कुछ बातें हुई हैं, लेकिन अभी फिर कहता हूं ये बात। एक बात खास, मुझे सबसे ज्यादा नफरत है सोसाइटी से। सोसाइटी तो समझते होंगे आप, 2 तरह की सोसाइटी होते हैं। एक सोसाइटी तो वही होता है जिसमें आदमी सोचता है कि हम मर के सुखी हो जाएंगे, और दूसरा सोसाइटी है डिप्रेशन, जिसकी इतनी देर चर्चा की ना, जेलेसी, ईगो हर्ट। एक सिलो सोसाइटी है, आदमी अंदर अंदर घुटता है। आपको यदि सिलो सोसाइटी नहीं करना हो तो उसके लिए खास बात करता हूं, जिंदगी में कहीं ना कहीं अपनी ट्रांसपेरेंसी रखना। सुखी होने का सबसे बड़ा मंत्र है ट्रांसपेरेंसी। बिजनेस में सबसे बड़े कष्ट है ट्रांसपेरेंसी का अभाव। आप अपने एल्डर, अपने जो भी सपोर्टर हैं, जिंदगी में एक एम्पायर जरूर होना चाहिए। आपने सुना हुआ, क्रिकेट मैच देखा हुआ ना सबने, एम्पायर के बिना मैच होना कितना कठिन है। एक एम्पायर लाइफ में जरूर बनाना जिंदगी में। वो आपके गुरुजन हो सकते हैं, वो आपके एल्डर हो सकते हैं, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, जो भी हो, आपके अच्छे टीचर्स हो सकते हैं। लेकिन आप अपनी लाइफ को किसी न किसी शेयर जरूर करना। मैं बताऊं आपको, सुसाइड करने वाले व्यक्ति सबसे पहले यदि बंद करते तो ट्रांसपेरेंसी। सबसे पहले कोई भी, मान लीजिए एक बेटे को जॉब करना है, बिजनेस करना है, पापा से बिना पूछे ही उसने अपने मिलने जुलने वालों से बातचीत कर ली। उन्होंने कहा एक काम कर, एमसीएक्स खेल, एक काम कर सट्टा कर, एक काम कर शेयर मार्केट में चल मेरे साथ, 50 लाख लेके, और 50 लाख चलेगी। उसने मम्मी पापा से कभी शेयर नहीं किया। ऐसा व्यक्ति फिर कर्जा लेना शुरू कर देता है। मम्मी पापा को इसलिए नहीं बताता कि उसे मालूम में पनिशमेंट मिलेगा, कहीं से कर्जा लेकर वो भी चला गया। इसके बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। आप अपनी जिंदगी की हर बात जिससे शेयर कर सको तो आप सुसाइड कभी नहीं करोगे जिंदगी में। और गलत स्टेप उठाने से बढ़ने के लिए ही, गलत स्टेप लेने के लिए ही हम अपनी बातों को ट्रांसपेरेंसी नहीं करते। आप हो सके जिंदगी भर सुखी रहने का एक सबसे बड़ी मंत्र है ट्रांसपेरेंसी। मैंने बता दिया, आप जहां कर सकते हैं वहां करें, इसके लिए जरूर रखें अपने बात। सुसाइड इसलिए कभी नहीं करें, बल्कि मेरा तो एक फार्मूला है भैया, जिंदगी में आप सुसाइड करने जाओ। मैंने एक वेबसाइट देखी थी 10 साल पहले, जापान में एक वेबसाइट चलाई हुई है, हाउ टू सुसाइड, और लगभग 2-3-5 हजार, शायद 2-3-5 हजार प्रकार से आत्महत्या करने की प्रेरणा देते हैं वो। और वो अंतिम बार जब आप खोल के देखते हो ना, तो सबसे आखिरी लाइन भी ऐसी आती है, कांग्रेचुलेशन, वेल विशेष टू। जब मुझे ये बात मालूम पड़ी तो मुझे बहुत पीड़ा हुई। मैंने, आप जानकर भी ताज्जुब करेंगे, उस पर कोई भी क्या कहना चाहिए, कोई भी अशिक्षित व्यक्ति, इलिटरेट पर्सन, उसमें से एक भी सुसाइड नहीं करता। जितने लोगों ने सुसाइड किया उनमें सब लिटरेट। तो मेरी एक बहुत बड़ी इच्छा थी, मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूं। मेरी आज आप सबके सामने कहना है, और आप सबसे मेरी बात कह देना कि जिंदगी में सुसाइड करने का मन हो तो आप दुनिया में सबको छोड़ देना, लेकिन मेरे पास पहले आ जाना। आप सुसाइड करने से पहले मेरे से मिल लेना। मैं आपको हर तरह से, चाहे वो देश का विदेश का कहीं का भी कोई भाई हो बहन हो, मैं उनका सब प्रकार से रक्षा करूंगा, और मैं आपको ब्रेनवॉश करूंगा। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, इतनी हल्की नहीं है कि आप आराम से सुसाइड कर लें। बाकी क्यों नहीं करें वो आप धर्म के आधार पर और पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे।
लेकिन आपकी जिंदगी बहुत कीमती है। आपने बहुत पैसा खर्च कर जो टैलेंट डेवलप किया है उसका देश के लिए, आपके अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने माता पिता के लिए बहुत जरूरत है। मैं बहुत दुखी होता हूँ जब अखबार में पढ़ता हूँ कि जरा सी बेरोजगारी से परेशान होकर उसने पत्नी को फांसी लगा दी, बच्चों के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर लगा दिया और खुद मर गया। आप पढ़ लो अखबार में, आए दिन ही घटना आती है। आप कभी ऐसा कदम नहीं उठाएं। एक प्रतिज्ञा तो यही करने में नंबर 1, और दूसरी प्रतिज्ञा ये करें कि कभी भी अपने माता पिता का विश्वास, अपने विश्वसनीयों का विश्वास कभी नहीं तोड़ें। इसके एंगल से ज्यादा कह रहा हूं कि इंटरकास्ट मैरिज कहना सरल लगती है, लेकिन आप ऑनर किलिंग सुन रहे होंगे। जिन माता पिता पर गुजरती, अभी आरती नाम की एक लड़की का नाम सुना है आपने? 4-5 दिन पहले अखबार में पढ़ा है, मर्डर हुआ है अभी अलीगढ़ में, आसपास मर्डर हुआ। देखो, जिस पर गुजरती है ना माँ बाप पर, वो जिंदगी भर के लिए सिलो सोसाइटी में डूब जाती है। हर व्यक्ति पूछता है तुम्हारी बेटी का क्या हुआ, लड़की का क्या हुआ, लड़के का क्या हुआ। बेचारे मंदिर नहीं जा सकते, समाज में नहीं जा सकते, रिश्तेदारों में नहीं जा सकते। मैं ये कहता हूँ कि यदि एक बार उनका मर्डर कर दिया जाए ना तो वो छोटा पाप है, लेकिन माँ बाप की अनुमति के बिना समाज के विरुद्ध चल करके हम एक गलत केस में, लव अफेयर में मैरिज करके ऐसे वैसे करके भाग जाते हैं या कुछ कर बैठते हैं अपनी खुशियों के लिए, तो हम सारे परिवार को तड़पता छोड़ते हैं। और ये बात आप पर तब गुजरेगी जब मालूम पड़ेगी। बहुत सारी बातें हैं, आप न्यूज में जरूर पढ़ें इन चीजों को और समझें इन बातों को। आप इमेच्योर हो सकते हैं, हमारे माता पिता हमारे बहुत हितैषी हैं, हमें उनका विश्वास करना चाहिए। वो हमारे शत्रु नहीं हो सकते। जिन्होंने हमारे पास 20-25 लाख रुपए खर्च किया हो, आज हम अर्निंग मेंबर बन गए, आज हम 20-25 लाख रुपए कमा सकते हैं। और ऐसे समय में एक चलता हुआ लड़का आया और एक पके हुए फल को, कमाता हुआ फल को तोड़कर चलता बने, ये माँ बाप के लिए बड़ी दुखद बात होती है। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे माँ बाप दुखी हों। हमारे मंगलाचरण यूनिवर्सिटी में मैं इसलिए आया हूँ कि हम अपने बच्चों को एक मॉरल मैसेज दे सके कि बच्चों, पैसा कमाना बहुत आसान है। आपने सुना होगा, आज का मेल है, बाएं हाथ का खेल है। पैसा कमाने में क्या है, बेचा ही पैसा कमा लेती है। लेकिन हमारी एक बहुत बड़ी मॉरल ड्यूटी है, हमने अपने समाज, अपने पेरेंट्स, अपने आने वाले जनरेशन को हम सुखी और समृद्ध करें। मात्र प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉस्पेरिटी भी दें, इस बात का अपन ध्यान रखें। अपने माता पिता की आज्ञा के बिना हो सके तो ये कदम कभी नहीं उठाना। बहुत पीड़ा होती है, आप समझना इस बातों को। केवल हम क्षणिक खुशियों के लिए, आप जरा जाकर के देखें, जब 2 इंटरकास्ट होते हैं तो गवर्नमेंट और पुलिस वाले भी दुर्व्यवहार करते हैं। दोनों ही पार्टी के मम्मी पापा, यदि लड़की को प्रॉब्लम है तो लड़के के पक्ष वाली समाज उसका साथ नहीं देती, उसके रिश्तेदार साथ नहीं देते, बल्कि भद्दी बातें और करते हैं। जब कोई इस पर से गुजरता है, उसकी पिक्चर, अभी एक पिक्चर हम देखे जा रहे हैं इन लोगों को, आप चाहो तो देख सकते हो। एक लड़की के ऊपर क्या गुजरी, उसने यूट्यूब पर डाली अपनी पिक्चर, तो उसने सारी पीड़ा बताई है और उसने आखिरी में यही मैसेज दिया है, मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह कोई लड़की इस तरह से बर्बाद हो। आप सब हिल मिल करके खूब पढ़ाई लिखाई करें, खूब अपने देश को आगे बढ़ाएं। ये सब बातें दोपहर में कही थी, लेकिन आप सुखी हों उसके लिए 2-4 पॉइंट्स आपको बताए हैं। अभी कोई प्रश्न हो तो 10-5 मिनट अपन प्रश्न करेंगे, चर्चा करेंगे और इसके बाद विराम देंगे। कोई भी प्रश्न हो तो अपन पूछ सकते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग तो बहुत बड़ी चीज है, छोटे छोटे विजन आपको बताए। हाँ, आप में से किसी को कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बैठ के पूछिए, कोई बात। तो जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था कि ईगो हर्ट का प्रॉब्लम होता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो जैसे सामने वाले को ईगो हो रहा है, वो हमसे बात नहीं कर रहा है और हम आगे से जाके बात कर रहे हैं, तो फिर ये लगता है कि हमारी इमेज कम हो जाएगी। बहुत बढ़िया, ये बहुत सुंदर प्रश्न। आनंद कम नहीं होगा। इमेज तो गांधी जी की इमेज कम हुई कि ज्यादा हुई? आप गांधी जी को पढ़ के देखिएगा, मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा। गांधी जी जेल में थे, यरवदा जेल में थे। जेल का नाम बदल भी सकता है, यरवदा जेल में था, मेरे मालूम था। तो जेलर था ना, वो बहुत खराब था, अंग्रेज था, वो बहुत ही क्रूअल, इतना पनिश करता था, ऐसे गंदे गंदे काम करवाता था बहुत। तो गांधी जी ने क्या किया, अकेले में लेदर शू बनाने का प्रैक्टिस किया और एक बहुत सुंदर लेदर शू बनाया और उसी जेलर के नाम का बनाया। जब वो जेल से विदा होने लगे गांधी जी,
तो उन्होंने एक गिफ्ट उस जेलर को दी, बड़े प्रेम से दी। जब जेलर ने देखा और पहनी तो उसकी आंखों से आंसू भी बहार लग गई। वो जूते उस पेन नहीं चला, आज भी उसने अपने शोकेस में उसको जमा करके रखा है कि आज मैं हार गया। इंडिया गांधी जी के एक कैरेक्टर से जीत गया। गांधी जी ने मेरे लिए ऐसा किया जिसको मैंने बहुत सफलता की थी। खाने में तकलीफ देता था, पीने में तकलीफ देता था, प्रार्थना नहीं करने देता था, हर चीज में तकलीफ देता था, हार्ट लेवल कराता था, लेकिन गांधी जी के बल पर उन्होंने बहुत बड़ा स्वप्न पूरा किया। ईगो है एक्चुअली, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है किसी की, और कई बार इमेच्योरिटी ज्यादा होती है। मैं ज्यादा समय नहीं तो मैं ईगो पर 2-4 घंटा बोलता आपको, तो आपको खुद ऐसा लगता है अरे वाह अब तो ये सॉल्व हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्चुअली हमें दूसरे के ईगो को सेटिस्फाई नहीं करना है, हमको अपना ईगो को विलय करने से हमको आनंद लेना है। आप खुद देख लो, जब आप किसी के बारे में सोचते हो ना, मान लो एक से ऐसे झगड़ा हो गया कि उस लड़की से बात नहीं करना, लड़की उस लड़की से बात नहीं करना। अब आप कमरे में बैठकर किताब पढ़ रहे हो, बोल कोई लड़की दिख रही किताब में, आधे घंटे पढ़ाई नहीं हुई और वो लड़की मस्ती सो रही है, उसे पता भी नहीं कि आपको हर्ट हो रहा है। नहीं होता है बिल्कुल। अरे अपन मस्त रहो, अपने को तो आनंद करना पहली प्रतिज्ञा है, आनंद करना, एंजॉय करना, लेकिन दूसरों को हर्ट करके नहीं। एक बहुत अच्छी बात लिखी गांधी जी ने, हम अन्यायियों के प्रति न्याय करके अपने साथ जल्दी न्याय करते हैं। क्या बोला मैंने? अन्यायियों के साथ न्याय करके, अपने प्रतिकूल दिखने वालों के प्रति न्याय करके हम अपने साथ जल्दी न्याय करते हैं। सोचना इसमें बहुत करना है। अगला बोलो बेटे। और प्रश्न बोलो। बहुत बढ़िया। आपने कहा था कि ऐसे अगर कोई व्यक्ति जिसके विचार बुरे हैं, हाँ। हमें लगता है कि मतलब माफ कर देना चाहिए, इसके विचार बुरे वो बुरा नहीं है, लेकिन जो वो सोच रहा है बुरा और उसने हमारे साथ कर दिया, तब भी हमें यही सोचना चाहिए कि इसके विचार। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन। आपको सुनाई दिया पीछे तक प्रश्न? हाँ सुनाई पड़ गया, मैं सुना देता। देखो अभी मैं एक बात कही थी, अपने बुरे विचार या दूसरे के बुरे विचार एक तो स्थायी नहीं होते। सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम उनको फील कर लेते हैं। आपने कई बार देखा है, आपने अपने छोटे भाई को कभी पनिश कर दिया गुस्से में, और बाद में लगता है यार अपने मूड ऑफ था, बहुत ज्यादा मार दिया, इतना नहीं मारना चाहिए ना, बहुत मार दिया, लेकिन ईगो हर्ट। अब अपन बड़ी बहन है, वो छोटा भैया है 8 साल का, अपन 18 साल के, तो ईगो हर्ट करता है। अब कैसे बोला कि सॉरी भैया, नहीं बोल सकते हम, लेकिन हमको बोलना चाहिए। क्यों? मुझे तो इसमें ये बताना है, आप तो रिवर्स गियर में आ गए, आप तो रिवर्स गियर में आ गए। जैसे आप रिवर्स गियर में आते हैं, दुनिया का प्रत्येक क्रीचर बीइंग रिवर्स गियर में आता है। हो सकता है आपके सामने दिखावे के लिए जोर से बोल दे, डांट दे, बुरा बोल दे, धमकी दे दे, और अंदर रिवर्स गियर आ जाए। और रिवर्स गियर आता है, आप खुद चेक करना। तो कभी आप सब में हमेशा उसी को परमानेंट नहीं मानिए, हो सकता है अच्छा हो जाए। और एक बहुत अच्छा स्लोगन सुनाऊं आपको, ट्रकों के पीछे एक बात लिखी रहती है, बुरी नजर वाले, लेकिन मैंने एक स्लोगन बहुत अच्छा पढ़ा था, बुरी नजर वाले तेरी नजर सुधर जाए। तो ऐसा भी तो हो सकता है, अपन पॉजिटिव भी तो सोच सकते हैं। बुरा व्यवहार किया हो तो आप उससे बच के रहिए, लेकिन उसके बारे में बुरा ही मत सोचिए, उसके लिए बेल विसर बनिए आप। गुड, बहुत अच्छा। और प्रश्न बच्चे पूछा थे कोई? हम बोलो, बोलो ऐसे पूछ सकते। अच्छा अच्छा, जब बात सुनते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। हाँ। लेकिन अब हर टाइम तो हमको समागम नहीं मिल पाता है। हाँ। तो वो मेंटेन कैसे रहे, कंटिन्यूटी कैसे बनी रहे उसकी? बहुत बढ़िया। देखो आपको बताऊं, आपका जो क्या कहना चाहिए, आपका आर्ट ऑफ लिविंग सिखाने वाला गुरु आपके अंदर ही है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं विश्व में जिसको स्ट्राइक नहीं होती हो। आप चोरी करने जाइए, स्ट्राइक होगी। आप परीक्षा में कॉपिंग करने के बारे में सोचते भी हैं ना, तो अभी पूरे शरीर में खून दौड़ने लगता है, स्ट्राइक होने लगती है माइंड में, गलत कर रहे हो। यदि आप स्लिप लिख रहे हैं ना तो ऐसे लिख रहे हैं, कोई देख तो नहीं रहा। यदि बस चले ना तो अपन कमरे में पर्दे तक लगा दें, कोई ना हो तो भी, और फिर भी खिड़की में झांके देंगे, कोई देख तो नहीं रहा। माने जब भी हम गलत काम करते हैं तो हमको स्ट्राइक होती है, और हम इस स्ट्राइक को दबाएं नहीं, बस हम इस हैमरिंग को दबाएं नहीं, तो आप जिंदगी में कभी मात नहीं खाएंगे। आपके अंदर ही सचेतक है, इसको सचेतक कहते हैं, वो आपको चेक करता है।
वो आपको रियलाइज कराता है आपको गिल्टी कॉन्शियस क्या चीज है, आप खुद असेस कर सकते हैं अपने आप को। देखो एक बात ध्यान रखना, वे व्यक्ति कभी अच्छे नहीं बनते जिनको अच्छे मार्गदर्शक सदा मिलते हैं। अच्छे व्यक्ति वे बनते हैं जो अपने अंदर के मार्गदर्शक को पहचान लेते हैं। वेरी गुड। और कोई बात है? और हाँ बेटे बोला। अच्छा लग रहा है मुझे आज, ऐसा लग रहा है यंग ब्लड के साथ चर्चा करके मजा आता है। आपको मालूम है आप 70-80 साल तक देश के पिलर बनने वाले हैं, आप एक जनरेशन के बहुत बड़े निर्वाहक बनने वाले हैं। हाँ बोलो बेटे। सर, जिस व्यक्ति के अंदर सेटिस्फिकेशन आ जाता है, मैं ये समझता हूँ कि वो सक्सेस नहीं हो सकता सर। बहुत सुंदर। क्योंकि सर अगर मैं ये सोचता हूँ कि आज मैं टॉप लेवल पर हूँ, तो अगर मेरे अंदर ये सेटिस्फिकेशन है तो मैं आगे की बढ़ने की सोचूंगा नहीं। समझिए सेटिस्फेक्शन। वेरी गुड। सेटिस्फेक्शन का मतलब ये नहीं है कि हम क्रिएटिव ना हो। सेटिस्फेक्शन का मतलब केवल इतना बताया कि आप जेलेसी नहीं करें। अभी हमने जितनी बात है कंपेरेटिव स्टडी नहीं करें, माने आपको मालूम है कंपेरेटिव स्टडी करके डिप्रेशन आता है। हम बहुत सुंदर बात पूछी, मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा फार्मूला बताता हूँ इंग्लिश में। हमको एक फार्मूला याद रखना चाहिए, हमको क्या कहना है, बेटर देन यस्टरडे है ना, वी हैव टू डू बेटर फॉर टुमारो बेटर देन यस्टरडे। हमको जो आज काम करना है ना वो बेटर देन अपनी कंपैरिजन में कल से अच्छा होना चाहिए। फिर समझना क्या कहा, हम अच्छा करें आज, कल अपन कंपैरिजन कैसे कर, कल से, अपने कल से। हम में से बहुत लोग डिप्रेशन शिकार इसलिए होते हैं कि हम उससे अच्छा नहीं हो पा रहे। लेकिन आप ये देखिए कल से अच्छे पढ़ रहे हैं, आप कल से अच्छे सोच रहे हैं, कल से अच्छे विजन देख सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छे व्यक्ति वो होते हैं परफॉर्मर होते हैं। आप वर्तमान में कितना अच्छा क्रिएटिव करते हैं वो आपका भविष्य निर्णय करता है। एक बार पूछूं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, सबको समझ में आएगा। आप बता सकते हैं यदि वर्ल्ड में किसी विद्यालय में चले जाए और उनसे पूछें, बोलो भाई फर्स्ट कौन कौन को पास होना है, तो 100% बच्चे कहेंगे यस। लेकिन आपको मालूम उनमें से कुछ बच्चे थर्ड पास होते हैं, कुछ फेल ही हो जाते हैं, कुछ सेकंड पास होते हैं, कुछ फर्स्ट पास होते हैं। तो ऐसा अंतर क्यों होगा कि फर्स्ट पास तो सब होना चाहिए, लेकिन वर्तमान को भविष्य की चिंता में खो देते हैं। इसलिए हमने ये नहीं कहा सेटिस्फेक्शन, आप बहुत आगे बढ़ो, बहुत आगे बढ़ सकते हो, लेकिन सेटिस्फेक्शन का मतलब है जेलसी नहीं करना। बहुत बढ़िया। प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी के मतलब को समझो, बहुत मजा आएगा आपको। और कोई प्रश्न? प्रश्न माइक एक प्रश्न बोल पूछो। मेरा प्रश्न ये माया के पीछे तुम्हारे बोलो। प्रश्न है कि जैसे आपने बताया अभी कि वर्तमान में उसकी तैयारी, फ्यूचर की तैयारी नहीं करना, ठीक है ना, प्लान नहीं करना, प्लान बनाना, समय नहीं खराब करना, ठीक है, समय खराब। बहुत बढ़िया। फिर आपने दूसरी बात बोली कि आनंद में रहना। हाँ बहुत बढ़िया। तो इससे बेसिकली मतलब जहाँ तक कि मेनली मैंने देखा जो लोग इस तरह के होते हैं ये स्वच्छंदी ज्यादा हो जाता है। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छी बात, बहुत सुंदर। देखो एक बात बताएं, आज प्रश्न इनका कहना है कि जब हम भविष्य का प्लान नहीं बनाते हैं तो स्वच्छंद हो जाते हैं। उन्हें एंजॉय करो, उन्हें खाओ पियो नाचो गाओ, डीजे पे नाचो कूदो, आज का दिन मजा करो, परीक्षा की टेंशन नहीं करो। सिंपल बात है ना, परीक्षा की टेंशन मत करो, मतलब नाचो फिरो, खाओ खेलो मस्त रहो। तो ऐसा नहीं कह रहे हैं हम उन पुरुषार्थियों की बात कर रहे हैं जिनके पास ठोस विजन है। ठोस विजन होना अलग चीज है और प्लान मुंगेरी लाल के हसीन सपने बनाना अलग बात है, दोनों फर्क है। मेरा प्रश्न ये था कि मैं फ्यूचर प्लानिंग वो मैंने अलग बोला था। मेरा प्रश्न ये था कि इस तरह के जो लोग होते हैं जिनका विजन एकदम ठोस होता है, वो उस रफ्तार में भागते चले जाते हैं, बीच में जो भी उनकी सामाजिक और जो मानवता वाली जो चीज होती है उनमें यहाँ तक की नहीं पाई जाती। बहुत बढ़िया, ये तो अब प्रश्न ही बदल गया। अब प्रश्न बदल गया थोड़ा सा। एक बात तो समझ आ गई मेरे को, मैंने भविष्य के बारे में वैसी कोई बात नहीं है, वो प्लान तो आते ही हमारे विचारों, लेकिन हम प्लानों में वर्तमान नहीं खोन। प्लान तो बनेगी, पढ़ाई लिखाई करना है तो कई लिए आए आप, एक प्लान के साथ आए आप, एक विजन के लिए आए, और उस विजन पर फोकस करो और वर्तमान में अच्छे से पढ़ाई करो, कोई भी काम करो तो वर्तमान में अच्छे से करो। ये बात। अब दूसरी बात हो गई, इनकी प्रश्न बदल गया कि जो लोग बड़ा विजन बना लेते हैं वे अपने पेरेंट्स, अपने सोशल, अपने शरीर, जिसकी चर्चा दोपहर में थोड़ी सी की थी, इससे दूर चले जाते हैं। ये तो मैंने दोपहर में कहा है, इससे दूर नहीं होना, आप उतना ही बड़ा विजन बनाओ जितना बड़ा समाज सको। देखो एक बहुत सिंपल सी बात करूं, जरा एक सेकंड, आपने देखा छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, तो उनको ऐसे करने में बहुत मजा आता है।
देखा जाता है छोटे छोटे बच्चे को ऐसे करने में बहुत मजा है। इतना ऊंचा मत उछाला पकड़ ही नहीं पाया और इतनी जम को उछाल दिया कि जैसे सचिन का थ्रो, अब पकड़ ही नहीं पाए यार। ऐसे बड़ा विजन भी मत ले लो कि हम चौपट हो जाए, ना हम घर कह रहे हैं ना घाट कह रहे हैं। मैंने फिर कही एक बात, बहुत सिंपल बात कहूँ, आपको जो भी विजन हो अपने शरीर को देखते हुए उसकी हेल्थ बढ़िया रहना चाहिए। मैं एक बात कहना करता हूँ इसलिए यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, आजकल की पढ़ाई का स्टैंडर्ड है कि 25 साल पढ़ाई, 25 साल कमाई, 25 साल सभी बीमारियों में गवाई और विदाई। तो ऐसा विजन नहीं चाहिए हमें, ऐसा विजन नहीं। आप ये देखिए, आप अपने फैमिली के प्रति, अपने आत्मा के प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने कल्चर के प्रति, अपने देश के प्रति कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए, मेरे से पूछा तो 8 घंटे से बड़ा जॉब कभी नहीं लेना। यदि वहां से कहता 1 करोड़ का पैकेज 16 घंटे का, तो आप कहना भाई साहब 50 करोड़ दे दो, कितना लाख? हाँ 50 लाख, आप 50 लाख दे दो और फिर 8 घंटे दूंगा आपको। मैं आपको रियल कहता हूँ, आप आज नहीं तो कल, आपको मालूम 90% डाइवोर्स केस इसलिए हो रहे हैं कि 15 घंटा मिस्टर आते हैं हारे थके और आते थे कटे बर्फ की तरह गिर पड़ते हैं। अब इधर बीवी भी 8-10 घंटे की मेहनत करके है, ये बोले तू चाय बनाएगी मैं बनाऊं। अभी 4 दिन पहले अखबार में पढ़ा होगा, 4 दिन पहले 4-6 दिन पहले अखबार में पढ़ा था कि आते थे हस्बैंड, मतलब आजकल ऐसा प्रोजेक्ट वर्क मिलता है जॉब में, इसमें कि घर आकर भी आप कंप्यूटर पे लगे रहो, इंटरनेट पे लगे रहो, मतलब इस तरह की जॉब मिलती है। तो आते थे, वो लग गया उसमें। तो उसकी पत्नी बोली कब तक फेसबुक करोगे, फेस टू फेस बात तो करो। मैंने आप अपनी नौकरी, अपना पैसा, अपना विजन ऐसे सेट करो जिससे केवल पैसे की अंधी दौड़ ना हो, आपके सारे दायित्व पूरे हों, आप खुश रह सकें, आपका जनरेशन खुश रह सके और आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो प्रसन्नता का हो। मैंने सब चर्चा इस बारे में कर दी। 2.5 कमरे में कैद होने की मत सोचो और 12-15 घंटे इस तरह की जॉबों की आप कल्पना मत करो, इससे आप दुखी रहेंगे। वेरी गुड। एक अंतिम प्रश्न है बस, हाँ उसके बाद समाप्त करें। ओके। सर, रिपीटेशन इज द वर्क इज ऑन हैबिट। आपने ये कहा कि कंपैरिजन ना करें, क्योंकि आपने अभी कहा कि यस्टरडे से आप अपनी कंपैरिजन करें, किससे ईर्ष्या ना करें। लेकिन आप, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि कोई स्टूडेंट कल 12 घंटे पढ़ा, आज अगर उसने 10 घंटे पढ़ा किसी भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से, तो सर उसके मन में गिल्टी फील होगा कि मैंने वो काम अच्छे की जगह 2 घंटे कम और किया, तो सर उससे भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। बहुत इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल बात, बहुत सिंपल। अपनी ऑनेस्टी ही इसका सबसे अच्छा जवाब है। हम यदि बहाने नहीं बना रहे हैं, यदि हम लापरवाही नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सेटिस्फाई रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ना, सारी ड्यूटीज पूरी करनी है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप खुद भी समझते हैं यदि ऑनेस्टी है तो हमारा बीमारी हो गया तो डिप्रेशन में थोड़ी शिकार चला जाएगा, बीमार हो गया तो हो गया। ये सब तो 9-10th रूल्स ऑफ द मेंटेलिटी, रूल्स ऑफ द लॉ, ये अपन कॉमन सेंस की बात है, जरूर समझे। बहुत बढ़िया। मेरा मतलब है कि मैं एक बात करूं, आपने देखा है कभी एक जेलसी होती है, कंपैरेटिव स्टडी की बात कर रहा हूँ। 90% मम्मी पापा बच्चों को इसलिए सुसाइड करने की बात कर देते हैं, देख एक वो कितना पढ़ा, देख। और कल हम भी ऐसा ही करते, हम छत पर घूमते हैं, हमें नींद आ रही है तो हम अपनी नींद बढ़ाने की मालूम क्या करते हैं, कौन कौन पढ़ रहा है, एक लाइट वो जल रही है, ये वो चल रहा है, अच्छा वो डब्बू में पढ़ रहे हैं। आपको एनर्जी फील हो रहा है, आपकी आंखों में एनर्जी फील हो रहा है, आपका ब्रेन फेल हो रहा है, मतलब कमजोर हो रहा है। आपकी आंखें कैसी खोल रही बताऊँ मैं खोल के, कैसी खोल और फिर चिल्ला के पढ़ रही। अरे मैं नहीं कहता, हम फिर कह रहे हैं हमारे को दूसरों से अपनी आदतों की कंपेरेटिव वैसे नहीं करा, जहाँ बेटर देन है अच्छा ग्रहण करने के लिए वो जरूर ग्रहण करो, लेकिन ऐसे कंपेरिजन करके दुखी मत हो। मेरे फ्रेंड ने मेरे को कंपेरेटिव छोड़ाया, कंपेरिजन करना छोड़ा, मुझे बहुत मजा आया। मैं 10th तक कभी फर्स्ट पास नहीं हुआ, कभी पास नहीं हुआ। मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि तुमने तो बहुत पढ़ाई कर ली होगी, तुम्हें तो सब याद हो गया होगा, मैंने वही जेलसी वाली बात। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे जो बात कही थी जिसने मेरी लाइफ बदल दी, मैं आपको वो बात शेयर करता हूँ, सुनना आप सभी लोग। उसने कहा सुमत इससे क्या फर्क पड़ता है, हो सकता है मैं इंटेलिजेंट तो 2 घंटे पढ़ता हूँ मुझे सब याद हो जाता हो, और तुम डब्बू हो तो 6 घंटा पढ़ो तो याद ना हो।
हो सकता है वही निबंध मैंने याद किया ऐसे ही और वही ऐसे आपने याद किया है, लेकिन जब लिखने की बारी आती तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, आपका पैराग्राफ बनाना नहीं आता आपको, और आपको हो सकता है वहां पर जो और कॉमा फुल स्टॉप वगैरह लगाने चाहिए वो प्रॉपर नहीं आते हैं, तो हो सकता है आपको नंबर कम मिले। और मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मैंने 2 बार में याद कर लिया, 5 बार में याद कर लिया। तो कभी भी किसी से कंपेरिजन मत करो, क्योंकि सबका अपना अपना IQ, सबका अपना अपना ग्रेसिंग पावर अलग अलग होता है। हो सकता है जो 8 घंटे पढ़ रहा है 2 घंटे में एक ऐसे याद किया, इसका मतलब गधा है, ऐसा भी तो हो सकता है। अब वो 2 घंटा ज्यादा पढ़ रहा है तो उसको देखकर अपन ज्यादा थोड़ी बनेगी। अब अपने ग्रेसिंग पावर से देखो, अब अपनी ताकत को देखो, और जिंदगी में हमेशा काम आएगी। आप अपनी ताकत को देखकर खर्च करो, आप अपनी ताकत को देख करके शोबाजी में मत पड़ो। भारत में बहुत सारे लोग इसलिए कर्जे में पड़ जाते हैं, शोबाजी में पड़ जाते हैं। शादी तो जोरदार होना चाहिए, भले ही 10 लाख का कर्जा लेना पड़े। एक लड़के ने शादी करने के लिए कर्जा लेकर के किचन, लेट, बाथ और अपना कमरा बड़ा जम के तैयार कर लिया। शादी होकर आई, सच्ची घटना सुना रहा हूँ, अशोकनगर की है, अशोकनगर वाले को पता भी होता है। तो सच्ची घटना है, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है वो। और वो व्यक्ति 2 साल बाद पत्नी के साथ रातों रात गायब हो गया, करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार वहीं वहीं पड़ा रह गया। जो चीज जिस समय सीखनी चाहिए थी वो सीखी नहीं। पापा एक्सपायर हो गए तो बिजनेस चलाना आता नहीं था, सारे अकाउंटेंट के भरोसे चल रही थी गाड़ी, सारे अकाउंटेंट ने पूरा पैसा इंस्टॉलमेंट हो गया, करोड़ों रुपए का गबन कर दिया हम लोगों ने, कर्मचारियों ने। और ये याद करता था कि एक ही लड़का था, बस ऐसा नहीं करो। इसलिए हमने ये बात कही, कंपेरेटिव दूसरों से नहीं करो, आप अपनी परिस्थितियों को, अपने हालातों को, अपने एनवायरमेंट को, इनको पहचानो और आप सफल हो। इसी शुभकामनाओं के साथ कि जीवन के हर मोड़ पर आप मुस्कुराते हुए मिलेंगे और अंतिम मोड़ तक मुस्कुराते रहेंगे। कभी आपकी चित्त में डिप्रेशन नहीं होगा, कभी आप सुसाइड नहीं करेंगे और कभी भी डिस्ट्रक्टिव नहीं होंगे। इसी भावना के साथ जय जी। आदरणीय भाई जी, प्रतिवर्ष लगभग मंगलायतन तीर्थधाम तो आते ही हैं। हम जब वहाँ पढ़ते थे तब भी हम छोटे से इनका लाभ लेते आए, लेकिन मंगलायतन विश्वविद्यालय में और छात्रों के बीच में पहली बार इनका आगमन हुआ है। हम कोशिश करेंगे और हम सभी चाहते हैं कि आगे भी आप हमारे बीच में आते रहें। यदि आप चाहते हैं कि भाई जी हमारे बीच में आगे भी आते रहें तो सभी जोरदार ताली बजा करके एक बार स्वागत करें। और आपके मन में और भी कई प्रश्न हो सकते हैं तो भाई जी की प्रवचन की CD भी है, वो आप हमसे ले सकते हैं। जो निबंध नोट्स बताए, वीडियोस जो बताई हैं वो भी आप हमसे ले सकते हैं, वो अभी हमारे पास में है। और अभी 18 तारीख तक 3 दिन की हमारे पास छुट्टी भी, 18 तारीख तक तीर्थधाम मंगलायतन में ही है। यदि आप में से कोई जाना चाहता है, अलग से बात करना चाहता है तो आप वहां जाकर के भी बात कर सकते हैं। और नहीं तो भाई जी ने जैसा बताया कि हमें मतलब हमारी प्रायोरिटी तो क्या है कि आनंद करना है, तो हम यहाँ रहकर भी आनंद तो कर ही सकते हैं। तो आज का कार्यक्रम हम अभी यहाँ पर समाप्त करते हैं। एक साथ बोलिए जय। देखो बच्चों, जिंदगी बहुत कठिन है, रियल लाइफ बहुत कठिन है, स्ट्रगल है। आप अपने गांधी स्वयं बनो, आपको अपनी मर्यादाएं संघर्ष करना है, आपको ही करना बेटे। और संघर्ष से ही सफलता जो आती है वो बहुत चमकीली होती है। कभी भी चमकने वाली चीजों के पीछे मत करना, जो अट्रैक्टिव लगता है वो जरूरी नहीं कि अट्रैक्टिव हो। बहुत पहचान करके अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना और प्रसन्न रहना। एक बार फिर से कहते हैं जय श्री।